हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही है, स्टेट एंड प्रूव कॉची आयलर कंस्ट्रक्शन फॉर एन एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम में 99.9% ये आता ही आता है 16 मार्क्स में। हम इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेट एंड प्रूव कॉची आयलर कंस्ट्रक्शन फॉर एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लिख दीजिए या एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। इसके प्रूफ को करने से पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट f belongs to C on the rectangle R मीन्स एक रेक्टेंगल R ले रहे हैं। ये रेक्टेंगल R जो कि f एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है उसकी डोमेन है, मतलब f हमें एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन लेके चलना है और उसकी डोमेन एक रेक्टेंगल R लेके चलनी है। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन phi ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt इज इक्वल टू f of ty on the interval I t minus t naught का मॉडुलस इज लेस देन अल्फा सच दैट phi t naught इक्वल टू y naught अल्फा बीइंग सम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जब स्टार्टिंग में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे कॉन्सेप्ट में आई थी तो उस टाइम पे उनके कोई भी सॉल्यूशंस हमें नहीं पता थे। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा तो ये पूछा गया कि इनके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साइंटिस्ट थे कॉची एंड आयलर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन दोनों ने मिल के एक सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकाला। हालांकि ये सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं था, अब तो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, बट उस टाइम जब ये सॉल्यूशन निकाला गया था तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया था, ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन था। इसलिए इसका नाम कॉची आयलर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है देन हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा कौन, आप बताइए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन होगा? इस y की जगह अगर हम वो कर्व फाइंड आउट कर दें, वो y की वैल्यू फाइंड आउट कर दे जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, वही तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमें वो कर्व ही ढूंढनी है। तो इन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन एक कर्व होगी और वो इस तरीके की कर्व होगी जो इस इंटरवल पे डिफ़ाइन होगी। वो कर्व इस इंटरवल पे डिफ़ाइन होगी, यानी कि हम अगर कहते हैं कि वो एक कर्व होगी, हम मान लेते हैं कि वो एक कर्व है phi t। वही हमने लिखा है कि इसका कोई एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन phi होगा। हम मान लेते हैं वो कर्व phi t है, जिसमें जो t है वो यहाँ से आएगा, t माइनस टी नोट का मॉडुलस लेस देन अल्फ़ा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसका मतलब यही तो होता है, t माइनस टी नोट का मॉडुलस लेस देन अल्फ़ा। इसका क्या मतलब होता है, t माइनस टी नोट जो है माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा के बीच में आएगा। और इसका क्या मतलब है कि t जो है वो टी नोट माइनस अल्फ़ा से टी नोट प्लस अल्फ़ा के बीच में आएगा। ये स्ट्रिक्टली नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली आएगा लेस इक्वल टू नहीं आएगा। तो मतलब हमें ऐसा फंक्शन निकालना है जिसकी डोमेन टी नोट माइनस अल्फ़ा से टी नोट प्लस अल्फ़ा के बीच में हो, ऐसा फाई फंक्शन इसका सॉल्यूशन होगा। और वो एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि जब आप उसकी टी नोट पे वैल्यू निकालेंगे ना तो वो वाई नोट देगा। अल्फ़ा कोई भी कांस्टेंट है। तो हमें ये स्टेटमेंट है, मतलब इन्होंने बताया है कि ऐसा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमें यही प्रूव करना है कि हम ये सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। इन्होंने बता दिया स्टेटमेंट में कि ऐसा एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बट कैसे करेगा उसका प्रूफ हमें निकालना है। इसका प्रूफ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं और ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की डेफिनेशन। इसमें हम मानते हैं लेट f बी अ रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन अ डोमेन d इन द टी वाई प्लेन। मतलब हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और उसकी डोमेन कौन है, ये हमने कोई भी एक d डोमेन मान ली जो कि टी वाई प्लेन में है, तो ये उसकी डोमेन है। देन एन
अपसाइलन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन dy by equal to f of ty on an interval I is a function phi belongs to ci such that means मेरे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरीके की तो उसका एक अपसाइलन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट जरूर करेगा। और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, मतलब अगर वो अपसाइलन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है तो वो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशंस ये हैं कि हमें पता है फर्स्ट कि टी फाई टी बिलोंग्स टू डी डोमेन फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आई। मीन्स अब मेरे जो भी इसके जो भी सॉल्यूशन होंगे वो y की जगह हम जो भी कर्व निकालेंगे वो होंगे। अच्छा, ये y कहाँ से आ रहा है, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ये t और y है ये मेरे इस डोमेन D से आ रहे हैं। तो अगर मैंने y की जगह इसका कोई सॉल्यूशन फाई माना तो ऑफ कोर्स वो t और फाई भी तो इस डोमेन D से ही आने चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर मेरा सॉल्यूशन फाई है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, टी फाई टी डी डोमेन से बिलोंग करे फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आई। यानी कि इस ये टी की जो भी डोमेन है उसके हर एक पॉइंट के लिए ये चीज़ डी डोमेन से आनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जो फाई है वो सी डैश से बिलोंग करना चाहिए। सी डैश का क्या मतलब होता है, सी मतलब होता है कॉन्टीन्यूस फंक्शन और डैश मतलब होता है डेरिवेटिव। ये एक क्लास होती है जिसमें वो फंक्शन बिलोंग करते हैं जो कॉन्टीन्यूस भी हों और जिनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। अगर हम यहाँ पे सी डबल डैश लिखें तो उसका मतलब ऐसे कॉन्टीन्यूस फंक्शन जिनके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें। एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर फाइनाइट सेट S of points of I where the function have simple discontinuity। मतलब मेरा जो फाई सॉल्यूशन आया है वो इस क्लास से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि उस फाई का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और वो फाई कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए। बट अगर वो इस डोमेन के कुछ पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, कॉन्टीन्यूस तो होगा, अगर वो डेरिवेबल नहीं है कुछ पॉइंट्स पे, फाइनाइट पॉइंट्स पे तो भी चलेगा। यानी कि एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर फाइनाइट सेट S। अगर ये ऐसा कब हो सकता है, हम एक केस कंसिडर करते हैं, हमने ये लिया, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता क्या है, जिसमें कहीं पे भी ब्रेक ना हो, वो फंक्शन बस चलता रहे। और डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, हम बोलते हैं कि जो फंक्शन डेरिवेबल है वो कॉन्टीन्यूस तो होगा ही होगा, क्योंकि डेरिवेबिलिटी में कॉन्टीन्यूटी तो आ ही जाती है, साथ में स्मूथ कॉन्टीन्यूटी आती है। स्मूथ कॉन्टीन्यूटी मीन्स हम इसको भी तो कॉन्टीन्यूटी ही बोल लेंगे। ये क्या है, ये फंक्शन भी तो कॉन्टीन्यूस ही है, इसमें भी हम चल रहे हैं, हम कहीं पे भी रुक नहीं रहे हैं, तो ये फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस है, ये फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस है। बट ये फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन डेरिवेबल भी है बट ये वाला फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि डेरिवेबिलिटी का मतलब होता है स्मूथ कॉन्टीन्यूटी, यानी कि कॉन्टीन्यूटी में कहीं पे भी एज ना आए, कोई भी ऐसा कॉर्नर ना आए, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे वो डेरिवेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कॉर्नर आ रहा है तो इसलिए ये डेरिवेबल नहीं है, स्मूथ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं है इसलिए ये स्मूथ है। तो इन्होंने कहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में हो सकता है, मतलब कॉन्टीन्यूस है बस डेरिवेबल भी है, कुछ पॉइंट्स पे नहीं है। अगर फाइनाइट पॉइंट्स पे डेरिवेबल, अब इस पॉइंट पे तो ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, तो कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे ना हो तो चलेगा, तो वो उसका सॉल्यूशन हम मान लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो मेरा सॉल्यूशन आएगा वो सी डैश से बिलोंग करना चाहिए, एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइट सेट S ऑफ द पॉइंट I। उसके डोमेन के कुछ पॉइंट्स को छोड़ा जा सकता है जहाँ पे हमारे पास सिंपल डिसकॉन्टीन्यूटी आ जाए। तीसरी चीज़, अगर वो सॉल्यूशन है, ऑफ कोर्स अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो इस चीज़ को सेटिस्फाई तो करेगा ना। उस सॉल्यूशन को अगर हम यहाँ पुट करेंगे y की जगह और यहाँ पुट करेंगे तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी। बट क्योंकि हम कह रहे हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा y डैश टी, ठीक है। यानी कि अगर ये फाई इसका सॉल्यूशन है तो फाई डैश टी इक्वल टू एफ ऑफ टी फाई टी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो एग्जैक्टली तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली आने चाहिए अगर फाई इसका सॉल्यूशन है तो इसलिए थर्ड पॉइंट लिखा कि अगर फाई इसका सॉल्यूशन है तो फाई डैश टी और एफ ऑफ टी फाई टी को अगर मैं डिफरेंस करके देखूँ तो वो बहुत ही छोटा आना चाहिए। इक्वल तो नहीं आ सकते बट बहुत ही छोटा आना चाहिए उन सब टी के लिए जो i माइनस एस से बिलोंग करे। एस कौन से पॉइंट हटा दिए, जहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूटी थी। तो अगर कोई फंक्शन जो कि कॉन्टीन्यूस है और उसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देती है
तो उस सॉल्यूशन फाई को हम एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम एक चीज़ के बारे में और जानेंगे प्रूफ पढ़ने से पहले। उस प्रूफ में हमें एक रेक्टेंगल का यूज़ करना है जो कि डोमेन होगी फंक्शन की। तो हम उस रेक्टेंगल के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने माना आर कोई भी एक रेक्टेंगल है जिसके जो पॉइंट्स हैं वो टी कोमा वाई टाइप के हैं, जहाँ पे टी कहाँ से आ रहा है, टी माइनस टी नोट का मॉडुलस लेस देन ए है, वाई माइनस वाई नॉट का मॉडुलस लेस देन बी है, ए और बी ग्रेटर देन 0 है। अबाउट द पॉइंट टी नोट वाई नोट, यानी कि वो रेक्टेंगल टी नोट वाई नोट के चारों तरफ बनेगी। तो आप इस गिवन डेटा से वो रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम ले लेते हैं कि इधर एक्सिस जो है वो टी है और इधर एक्सिस जो है वो वाई है, और ये हमने अपनी तरफ से कोई पॉइंट टी नोट वाई नोट मान लिया। ये पॉइंट टी नोट वाई नोट है, इसका मतलब क्या है कि इतना वाई, इतना जो है वो टी नोट है, और इधर जो है इधर जो है वो टी नोट है और इधर जो है वो वाई नोट है। ऐसा ही होता है। तो टी नोट वाई नोट का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो टी नोट है। अब हमें लेना क्या है कि उस रेक्टेंगल के बारे में क्या बताया था कि उस रेक्टेंगल में वो टी आएंगे जो टी माइनस टी नोट मॉडुलस लेस देन ए हो। इसका मतलब अगेन टी माइनस टी नोट मॉडुलस लेस देन ए मतलब होता है टी माइनस टी नोट माइनस ए से ए के बीच में आए, टी नोट माइनस ए टी नोट प्लस ए के बीच में टी आए, यानी कि जो टी है वो टी नोट माइनस ए से टी नोट प्लस ए के बीच में आए। अब ए कौन है, तो ये पॉइंट टी नोट था, हमने एक इक्वल लेंथ इधर सब्ट्रैक्ट कर दी और एक इक्वल लेंथ इधर ऐड कर दी, ए लेंथ। तो ये पॉइंट हो गया टी नोट माइनस ए और ये पॉइंट हो गया टी नोट प्लस ए। तो हमारी जो रेक्टेंगल है उसके बारे में हमने बताया था कि उसकी जो लेंथ कौन है, टी, वो टी नोट माइनस ए से टी नोट प्लस ए के बीच में लाई करेगी। तो टी नोट माइनस ए ये ड्रॉ कर लिया, टी नोट प्लस ए ये ड्रॉ कर लिया। अब उसकी ब्रेड्थ जो कि मैं y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो y के बारे में कहा है कि उस रेक्टेंगल में जो y है y माइनस वाई नोट का मॉडुलस लेस देन b होना चाहिए। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं इसी तरीके से। तो माइनस b से b के बीच में y माइनस वाई नोट और y जो है वो y नोट माइनस b से y नोट प्लस b के बीच में। तो ये पॉइंट कौन था, y नोट। तो मैंने एक b लेंथ अज्यूम कर ली, उतना ही इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, उतना ही उधर ऐड कर दिया। तो ये y नोट माइनस b और ये y नोट प्लस b, इन दोनों को भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो इन चारों लाइनों के इंटरसेक्शन से जो एरिया मिला वो मुझे ये मिला। तो ये मेरी वो रेक्टेंगल है जो टी नोट वाई नोट को कॉमन मान के और बनाई गई है। इसको हमने मैथमेटिकली ऐसे लिखा, ग्राफिकली ऐसे लिखा। तो ऐसे हम इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन्होंने बताया कि जो f है बिलोंग्स टू c ऑन r। f मान लिया कोई एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑन r, यानी कि उस फंक्शन की डोमेन कौन है, ये रेक्टेंगल उस फंक्शन की डोमेन है। सिंस r इज़ क्लोज्ड, ये रेक्टेंगल क्लोज्ड है। अब हमें कैसे पता चला कि ये क्लोज्ड है कि ओपन है, तो कोई भी सेट या डोमेन ओपन कब होती है, जब वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो, राइट। हर एक पॉइंट की नेबरहुड का क्या मतलब होता है, अब हर एक पॉइंट की नेबरहुड का मतलब होता है कि कोई सेट, उसका मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं और उसका कोई एक नेबरहुड देखूं, अगर उसके नेबरहुड के पॉइंट भी उसी सेट में ही आते हैं तो इसका मतलब वो सेट अपने उस पॉइंट का नेबरहुड है। फिर से समझिए, अगर मैं ऐसे कोई भी एक सेट लेती हूँ और मुझे ये चेक करना है कि इस सेट का कोई पॉइंट, मतलब इस सेट का कोई एक पॉइंट है, तो क्या ये सेट अपने पॉइंट का नेबरहुड है, क्या ये सेट अपने पॉइंट का नेबरहुड है, तो मुझे इस पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा इसका एक नेबरहुड देखना है। अगर इसका नेबरहुड भी इसी सेट के अंदर लाई किया तो इसका मतलब ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड था। तो ये इसका नेबरहुड, तो इसी पॉइंट, ये इसका जो नेबरहुड मैंने बनाया है ये इसी सेट के अंदर ही तो है। इसका मतलब ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड है। अगर नहीं होता तो नेबरहुड नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी सेट ओपन है उसका मतलब होता है कि वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। तो मैंने इसको चेक किया, अच्छा इसका इस रेक्टेंगल में ये पॉइंट इस रेक्टेंगल के अंदर ही आता है। अब ये जो पॉइंट है ये बाउंड्री के पॉइंट्स, ये इस रेक्टेंगल के पॉइंट हैं, लेकिन जब इस बाउंड्री के किसी पॉइंट का मैं कोई एक नेबरहुड देखूं,
इसका जैसे मान लो ये ऐसा नेबरहुड बनाया, तो इसके जो ये बाहर के पॉइंट हैं ये तो इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहे। हमारी डेफिनेशन क्या थी ओपन होने की, कि आप किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड देखें तो वो नेबरहुड भी उसी सेट में आना चाहिए। मैंने इस पॉइंट के लिए नेबरहुड देखा बट ये तो इस सेट में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सेट यानी कि ये रेक्टेंगल ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि f मेरा कॉन्टीन्यूस है इस रेक्टेंगल पे और ये रेक्टेंगल क्लोज्ड है। और ये एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी डोमेन क्लोज्ड है और उस पर जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है तो वो फंक्शन बाउंडेड भी होगा उस डोमेन पे, इसलिए f जो है वो बाउंडेड होगा। अब ये 2 डायमेंशनल में है, इस फंक्शन की डोमेन 2 डायमेंशन में है तो इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम 1 डायमेंशन में समझते हैं कि बाउंडेड का क्या मतलब है। 1 डायमेंशन मतलब डोमेन सिर्फ इधर एक लाइन पे है, 2 डायमेंशन मतलब डोमेन एक प्लेन पे है। तो मैं मान लेती हूँ डोमेन इस लाइन पे है और ये कोई भी एक फंक्शन हो गया, ठीक है, ये कोई भी एक फंक्शन हो गया। तो इस फंक्शन में ये फंक्शन मैंने कहा कि बाउंडेड है, ये इसकी डोमेन है यहाँ से लेकर के, मतलब ये इसकी डोमेन है और ये फंक्शन जो है बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब इस फंक्शन का सबसे छोटा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट इस डोमेन के अंदर ही आता है। अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन सबसे छोटा है और इस पॉइंट पे ये फंक्शन सबसे बड़ा है ना। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये फंक्शन छोटा है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये फंक्शन सबसे बड़ा है। तो इसी तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि मेरा जो ये फंक्शन f है ये भी बाउंडेड है। तो इसकी डोमेन कौन है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के किसी ना किसी पॉइंट पे ये सबसे बड़ा होगा। तो वही लिखा है कि f(ty) जो भी ये फंक्शन है और r के जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम हो उसका नाम हम m दे देंगे, यानी कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की अपनी डोमेन पे उसका नाम हम m दे देंगे। और अल्फ़ा हमने कहा मिनिमम ऑफ a b/m, a और b हमें पता है, m अभी हमने निकाला है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसका नाम हमने अल्फ़ा लिया। अगर a मिनिमम हुआ तो अगर a छोटा है तो यानी कि b/m बड़ा है, तो अल्फ़ा जो है इस b/m से छोटा होगा। और अगर मेरा मिनिमम b/m हुआ मतलब a बड़ा हुआ तो यानी कि a इस अल्फ़ा से भी बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दिया कि a अल्फ़ा से बड़ा है। और अगर दूसरा केस हुआ तो b/m अल्फ़ा से बड़ा है। तो ये हमने इस रेक्टेंगल के बारे में बताया कि अगर हमें कोई ऐसी रेक्टेंगल दी है तो उसका क्या मीनिंग है। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर हमने थ्योरम का प्रूफ आज पढ़ा, तो इसलिए हम इस थ्योरम का प्रूफ नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।